नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और जो प्यार आप हमारी वीडियो को दे रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नई नई क्राइम से जुड़ी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा शख्स है कि अभी तक हमने जितनी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की कहानियां आपको बताई हैं वो सब इसके सामने पानी भरते थे। वो इतना खतरनाक था कि अगर उसने किसी काम को करने का डिसीजन ले लिया तो उसे करने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर कोई उसके काम में कुछ बोलने की हिम्मत रखता था तो वो पूरे अंडरवर्ल्ड में एक आदमी था और वो था दाऊद। अब उसकी भी एक वजह है, क्योंकि दाऊद उसका या तो यूं कहें कि बिल्कुल खास दोस्त था या फिर खास चेला था, क्योंकि दाऊद कहीं ना कहीं उसे अपना गुरु मानता था। कहते हैं कि अगर उसने कुछ फैसला ले लिया तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस फैसले को मानने से इनकार कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खालिद पहलवान की। उसका रुतबा अलग था और सोच सबसे बड़ी थी। खालिद के गैंग या फिर यूं कहें कि डी कंपनी के लोगों के लिए खालिद से मिलना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। वो लोगों से मिलने से परहेज किया करता था। खालिद को लेकर एक बात यह भी बड़ी मशहूर है कि उसने कभी भी अपनी छवि को नहीं बदला, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया हो। वहीं अगर दाऊद की बात करें तो दाऊद को शुरुआत से ही गेम चेंजर कहा गया है। कहते हैं कि एक बार पाकिस्तान सरकार ने 18 अगस्त 2020 को भगोड़ों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें दाऊद का नाम था, लेकिन इसके जारी होते ही 16 घंटों बाद ये लिस्ट कैंसिल होती है और थोड़ी देर बाद दोबारा जारी होती है। अब जो दूसरी बार में जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें दाऊद का नाम नहीं था। अब ये दिखाता है कि आज भी दाऊद का दबदबा पाकिस्तान में किस कदर है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं दाऊद का जिक्र आता है तो उसके गुरु खालिद का नाम भी हर जगह लिया जाता है। दाऊद हर वही काम करता था जो उसने खालिद यानी अपने गुरु से सीखा था। दाऊद को लेकर ये भी कहा जाता है कि उसने भारत आने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थी जिसको सरकार ने मानने से मना कर दिया था। दाऊद को लेकर एक हम अलग स्टोरी बनाएंगे, उसमें दाऊद को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन दाऊद को जानने से पहले उसके गुरु खालिद के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसे हर काम खालिद ने ही सिखाया है। खालिद का पूरा नाम था खालिद खान पाचा। खालिद कोई गैंगस्टर नहीं था बल्कि पहलवान फैमिली से आता था। मध्य प्रदेश भोपाल के गांव हरदा का रहने वाला था और सैफिया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नेवी ज्वाइन करने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि आप कैसी भी पढ़ाई कर लो, आप करते वही हो जो नियति में लिखा होता है। अब खालिद की नियति में भी कुछ अलग था। तभी खालिद 1970 में मुंबई में कदम रखता है और ये सोचकर रखता है कि यहाँ फिल्म एक्टर बहुत सारे हैं तो वो किसी ना किसी का बॉडीगार्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन शुरुआती दिनों में उसे नौकरी नहीं मिली। तभी वो मुंबई के बासु दादा के अखाड़े को ज्वाइन कर लेता है और उसका बॉडीगार्ड बन जाता है। अब यहीं से खालिद को पहलवान का टैग मिला था। खालिद पहलवान, ये जो नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में चला वो यहीं के बाद से चला था। बासु दादा का उस समय पूरे एरिया में दबदबा था, लेकिन समय के साथ साथ उसका नाम कम होता जा रहा था। ये वो समय था जब खालिद दाऊद से पहली बार मिला था। खालिद ने शुरुआत में उसके साथ काम किया, लेकिन उसे कभी भी दाऊद के साथ काम करने के उसने पैसे नहीं लिए। एक खालिद ही ऐसा शख्स था पूरे अंडरवर्ल्ड में जो दाऊद को उसके नाम से बुलाया करता था। अब ये वो समय था जब दाऊद का अपराध की दुनिया में अच्छा नाम था और खालिद ही वो शख्स था जिसने दाऊद के धंधे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। खालिद ने दाऊद के साथ पठान गैंग को ख़त्म करने में भी उसका साथ दिया था। एक बार जब पठान गैंग दाऊद के घर हमला करने पहुंचते हैं तो वो खालिद ही था जिसने उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद किया था और पठान गैंग की गोलियों का बराबर जवाब दिया था। हालांकि इस हमले में दाऊद के भाई को गोलियां लगी थी। कहते हैं कि खालिद ने एक बार छोटा शकील, जो कि दाऊद का खास है, उसे भी बचाया था। दरअसल ये तब की बात है जब हाजी अली इलाके की तारदेव एयर कंडीशनर मार्केट में महमूद कालिया ने छोटा शकील पर चाकू से हमला कर दिया था। अब तभी वहां अचानक खालिद पहुंच जाता है और इसने शकील को बचा दिया।
अब 90 का वो दौर था जब लोग कोर्ट पर कम बल्कि डी कंपनी पर ज़्यादा भरोसा करते थे। हालांकि क्योंकि लोगों को कोर्ट पर यह था कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय लगता है और डी कंपनी की कोर्ट में कम समय में जल्दी फैसला हो जाता है और उस फैसले की अहमियत कोर्ट के फैसले से ज़्यादा थी। कहते हैं कि एक बार दो व्यापारी जो कि शिव कुमार और सतार धागा, इनमें आपस में ठन जाती है। अब दोनों का धागे का व्यापार था और शिव के पास सतार के पैसे थे, लेकिन शिव देने से इनकार कर रहा था। अब इसकी शिकायत पुलिस को भी कई बार की जाती है, लेकिन पुलिस ने इसकी शिकायत नहीं सुनी। दूसरी तरफ शिव दादा की जान पहचान दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से भी थी। तभी सतार धागा ने शफी तूफानी से संपर्क किया। शफी इस दौर का खतरनाक क्रिमिनल था और उसकी बैतुल्ला खान से अच्छी जान पहचान थी। बैतुल्ला खान की खालिद पहलवान से अच्छी रिश्तेदारी थी। दोनों की पत्नी आपस में बहनें थी। अब इसके जरिए जब सतार की बात खालिद के कानों में जाती है तो खालिद शिव दादा व्यापारी को अगवा करवा लेता है और उसे खूब मारा पीटा जाता है। इस पर उसकी एक दुकान को भी अपने नाम करा लिया जाता है और उससे 60 से 70 लाख रुपए देने की बात पर छोड़ा जाता है। यानी कि अब अगर ये 90 के दौर की बात है तो उस समय कितनी ज़्यादा ये रकम रही होगी। तभी इस कांड का पता पुलिस को लगता है तो पुलिस शफी और बैतुल्ला के पीछे पड़ जाती है। मामला गर्म होता चला जाता है, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, पुलिस इनकी धरपकड़ तेज करती है। तभी बैतुल्ला इस बात को खालिद को कहता है तो खालिद बैतुल्ला और शफी दोनों को दुबई बुला लेता है और मामला ठंडा होने तक इन दोनों को वहीं रखता है। बताया जाता है कि ये खबर पुलिस तक पहुंचाने वाला था माधव भाई गैंगस्टर, लेकिन पुलिस से पहले उसने ये बात डी कंपनी को भी बताई थी, लेकिन वहां से उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने ये बात पुलिस को लीक कर दी। तभी शिव अपने साथ हुई इस घटना को दाऊद के भाई अनीस तक पहुंचाता है, लेकिन अनीस इस पर कुछ भी करने से मना कर देता है और कहता है कि इस पूरे मामले में पहले ही खालिद भाई दखल दे चुके हैं और अब जो भी फैसला होगा वो खालिद भाई ही करेंगे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी खालिद ने शफी और माधव गैंग को इस मैटर को सोल्व करने के लिए दुबई बुलाया। तो शफी और माधव गैंग का एक आदमी एजाज पठान दुबई खालिद से मिलने उसके घर जाते हैं। कहते हैं कि एजाज पठान का एटीट्यूड इतना ज़्यादा था कि उससे मिलते ही खालिद को गुस्सा आ जाता है और खालिद उसे वहाँ से निकलने की धमकी देता है। खालिद उससे ये भी कहता है कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर दुबई नहीं छोड़ा वो उसको मरवा देगा। अब ये ऐसी धमकी मिलने के बाद, क्योंकि खालिद का रुतबा उस समय बहुत ज़्यादा था, तो जब उसे धमकी मिली तो वो दुबई से फरार हो जाता है। तभी दिनेश झाड़िया एक और गैंगस्टर होता है जो खालिद का सबसे खास था। अब उसे माधव गैंग के लोग पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। ये वो समय था जब खालिद दुबई में रहता था। खालिद को जैसे ही इसका पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त पर हमला करने वाले मेन आदमी फिरोज टकला को एक हफ्ते से के अंदर अंदर मरवा देता है। उसकी लाश कहीं पुलिस को ऐसी सुनसान जगह पर मिलती है। इसके बाद माधव और खालिद की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। माधव पहले पठान गैंग के लिए काम करता था, लेकिन जब पठान गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया तो उसने बाद में अपनी एक अलग गैंग बनाई। अब माधव को एक यहाँ प्लस पॉइंट ये था कि जो सीबीआई थी वो माधव का साथ दे रही थी खालिद को खत्म करने के लिए, लेकिन माधव की दुश्मनी बैतुल्ला और शफी तूफानी से भी हो जाती है। अब इनसे दुश्मनी मतलब खालिद से सीधे सीधे दुश्मनी। अब जहां माधव सोचता था कि सीबीआई उसके साथ है, उस पर हमला नहीं होगा, इसी बीच खालिद माधव पर एक बार हमला कराता है, लेकिन वो इस हमले में बच जाता है। लेकिन माधव की किस्मत बार बार साथ नहीं देती। वो समय भी जल्दी आ गया जब एक शख्स ने माधव को उसी के ऑफिस में मौत के घाट उतार दिया, और ये जब हुआ जब उसके गार्ड भी उसके साथ थे। हालांकि इसके सबूत आज तक नहीं मिले कि ये खालिद ने ही मरवाया है या फिर कुछ अलग चीज़ थी। हालांकि इसके बाद में अफवाह उड़ती है कि खालिद और दाऊद के बीच दुश्मनी हो गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब इससे आगे खालिद की स्टोरी में क्या हुआ वो हम आपको इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे। सेकंड पार्ट को जल्दी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।